बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल सेकंड सेमेस्टर, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम दूसरा चैप्टर डाटा एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्वालिटेटिव डाटा पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं कि क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हुए 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप पर हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं, दूसरे स्टेप पर कोडिंग प्रोसेस मुकम्मल होता है, तीसरे स्टेप पर डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं और थीम्स डेवलप किए जाते हैं। आज हम चौथा स्टेप पढ़ रहे हैं जिसमें फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करना और रिपोर्ट करना सीखेंगे। हाउ डू यू रिप्रेजेंट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में ये चौथा स्टेप है। लेक्चर आउटलाइन आपके सामने है। इसमें मेन हेडिंग रिप्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स डिस्कस करेंगे। आप सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स। नंबर 2, what are the different procedures of reporting qualitative findings. Especially we will discuss narrative discussion and important elements of narrative discussion. First of all, how do you represent and reporting findings. क्रेसवेल कहता है कि रिसर्चर जब डाटा को कोड कर लेता है, कोडिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लेता है, प्रिपेयर करने के बाद डाटा एनालिसिस कर लेता है, डिस्क्रिप्शंस और थीम्स डेवलप करने के लिए लेयरिंग और इंटरकनेक्ट थीम्स का प्रोसेस मुकम्मल कर लेता है। दिस इज द टाइम टू रिप्रेजेंट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स टू योर रिसर्च क्वेश्चंस। जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए होते हैं शुरू में, उनका जवाब देने के लिए अब फाइंडिंग्स जो आपको एनालिसिस के नतीजे में हासिल हुई उनको रिप्रेजेंट करना है और रिपोर्ट करना है फॉर द रीडर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंडिंग्स रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। फाइंडिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल डिस्प्लेस दैट मे इंक्लूड फिगर्स की शक्ल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम्स की शक्ल में कर सकते हैं, कंपैरिजन टेबल्स की शक्ल में कर सकते हैं एंड डेमोग्राफिक टेबल्स की शक्ल में कर सकते हैं। ये 3, 4, 5 तरीके होते हैं मुख्तलिफ फाइंडिंग क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंट से मुराद क्या होता है कि टेबल डायग्राम फिगर की शक्ल में पेश करना, ताकि उस फिगर को, डायग्राम या टेबल को देख के ही रीडर को बहुत सारी बातें कन्वे हो जाएं। तो रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो इसमें फिगर, डायग्राम, टेबल वगैरह बनाते हैं। फाइंडिंग्स आर, दूसरी बात जो इसमें अहम है फाइंडिंग्स के को रिप्रेजेंट करने में, फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड इन नैरेटिव डिस्कशन कंप्राइजिंग मैनी फॉर्म्स सच एज। फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कैसे किया जाता है। पहली बात है कि फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं विजुअल डिस्प्लेस की हेल्प से, और फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कैसे करते हैं इन नैरेटिव डिस्कशन कंप्राइजिंग मैनी फॉर्म्स सच एज। क्रोनोलॉजी की शक्ल में, यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की शक्ल में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह इवेंट जिस सीक्वेंस में वकूअ पज़ीर हुए होते हैं। क्वेश्चन भी रेज कर सकता है जो रिसर्चर है। आर कमेंट्री अबाउट एनी चेंजेस दैट द पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस, या पार्टिसिपेंट्स को जो एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं उनके बारे में कमेंट्स भी दे सकता है रिसर्चर अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हुए। तो क्रेसवेल कहता है कि डाटा की एनालिसिस के बाद, एनालिसिस आपका मुकम्मल हो गया जब आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम्स लिख ली, अब आपने अपने एनालिसिस की मदद से रिप्रेजेंट करना है अपने एनालिसिस से हासिल शुदा नताइज को अपने कुछ रिसर्च क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, और उनको रिपोर्ट करना है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रीडर्स। तो रिप्रेजेंट करने में 3-4 तरीके इस्तेमाल होते हैं, फिगर्स, डायग्राम्स, और रिपोर्ट करने के लिए नैरेटिव डिस्कशंस आमतौर पर लिखी जाती है, लेकिन क्रोनोलॉजी की शक्ल में भी रिपोर्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन की शक्ल में भी रिपोर्ट हो सकते हैं, या जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस पर अपने कमेंट्स भी दे सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है टेबल्स, फिगर्स की शक्ल में या डायग्राम्स की शक्ल में। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू डिस्प्ले क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स। स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि यहाँ मेन पॉइंट्स दिए हैं, हिंट्स दिए गए हैं, साथ साथ टेबल का रेफरेंस दिया गया है या फिगर का रेफरेंस दिया गया और पेज नंबर भी दिया गया जो आपकी बुक पर मौजूद है। वहाँ
इसको पढ़ने के साथ साथ आप या इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ उस टेबल या फिगर को भी साथ मिला के देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं। इसलिए बुक की रेलेवेंट पेज पर मौजूद फिगर या टेबल को साथ मिला के ज़रूर पढ़ें। सबसे पहला तरीका क्या होता है? क्रिएट अ कंपैरिजन टेबल। क्रिएट अ विजुअल इमेज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ कंपैरिजन टेबल और मैट्रिक्स, अ टेबल दैट कंपेयर्स ग्रुप्स ऑन वन ऑफ द थीम्स। इन अ क्वालिटेटिव, ये एग्जांपल दी हुई है, ये आप इसकी डिटेल बुक में मौजूद है। इन अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आर रिसर्चर कलेक्टेड स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ वुमेन एंड मेन टीचर्स इन अ स्कूल। यानी उसने मेल फीमेल टीचर से उनके इंटरव्यूज लिए, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। स्टेटमेंट्स फ्रॉम दीज टीचर्स शोन इन टेबल 8.1। अब आपने टेबल 8.1 देखना है पेज 254 पर कि किस तरह उन्होंने कंपैरिजन टेबल क्रिएट की। आर इंक्लूडेड इन कंपैरिजन टेबल टू शो द फीमेल्स एंड मेल्स कैन डिफर इन देयर अप्रोचेस टू प्रोफेशनलिज्म। उस टेबल से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि मेल और फीमेल की स्टेटमेंट्स में, उनके इंटरव्यूज़ में, उनके व्यूज़ में क्या डिफरेंसेस थे और कंपैरिजन टेबल किस तरह क्रिएट की जाती है। दूसरे नंबर पे दूसरा तरीका कौन सा होता है क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को डिस्प्ले करने का? डेवलप हायरार्किकल ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम भी आप बना सकते हैं। दिस डायग्राम विजुअली रिप्रेजेंट्स थीम्स आप डायग्राम की शक्ल में थीम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड देयर इंटरकनेक्शन, तो आपस में उनके कनेक्शंस किस तरह हैं वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट देयर थीम्स आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर फ्रॉम द ब्रॉड थीम्स टू द नैरो थीम्स। इस तरह आप ब्रॉड थीम्स और नैरो थीम्स को एक तरतीब के साथ एक लिंक को शो करते हुए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रीडर्स के लिए। तो दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने का, डेवलप रिसर्चर हायरार्किकल ट्री डायग्राम भी डेवलप कर सकता है। और एक बात और जहन में रखें कि ये 4-5 जो तरीके मुख्तलिफ दिए गए हैं, इनमें से रिसर्चर की अपनी मर्ज़ी है कि अपने डाटा को देखते हुए कौन सा तरीका वो इस्तेमाल करे, क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को डिस्प्ले करने का कौन सा तरीका इस्तेमाल करे। ये हर रिसर्चर की उसके टॉपिक के हिसाब से डिस्क्रिप्शन है, टॉपिक के हिसाब से रिसर्चर देखेगा कौन सा तरीका मुनासिब है। ये सारे एक ही रिसर्च में इस्तेमाल करने ज़रूरी नहीं है, एक ही थीसिस में। हर रिसर्चर अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने डाटा के हिसाब से खुद फैसला करेगा कि इनमें से कौन सा तरीका या कौन से 2 तरीके या कौन से 3 तरीके या कौन सा एक तरीका उसके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा मुनासिब है। तीसरा तरीका कौन सा है? रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स में प्रेजेंट फिगर्स। आप फिगर्स की शक्ल में भी अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। आप फिगर 8.9 पेज 253 पर देखें, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि फिगर किस तरह बनाई जाती है। और नंबर 4 पे ड्रा मैप। आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या अपनी फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैप भी बना सकते हैं। डिपिक्ट द फिजिकल लेआउट ऑफ द सेटिंग। पूरी सेटिंग की फिजिकल लेआउट बना के आप मैप की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें फिर आप फिगर 8.10 को देखें पेज 255 पर। द रिसर्चर्स डिस्प्लेड द फिजिकल सेटिंग ऑफ ए सोप किचन इन देयर स्टडी। द ऑथर्स प्रोवाइडेड दिस डायग्राम सो दैट रीडर्स कुड विजुअलाइज वेयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैपन। जब आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ शो करनी हो, किस तरह वो वकूफ़ पज़ीर होती हैं और कौन सी एक्टिविटी कहाँ वकूफ़ पज़ीर होती है। आप क्लासरूम सेटिंग में भी बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने एक्टिविटीज़ की या टीचर्स की एक्टिविटी है या स्टूडेंट टीचर दोनों की एक्टिविटीज़, उनको शो करने के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट के सिलसिले में, या टीचर्स पार्टिसिपेशन को शो करने के लिए भी आप डायग्राम बना सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट की सेटिंग क्लासरूम में किस तरह की थी। तो इसमें आप फिगर 8.10 को ज़रूर साथ देखें पेज 255 पर, तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैप कैसे ड्रा किया जाता है क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने का। और नंबर 5 आखिरी तरीका है डेवलप ए डेमोग्राफिक टेबल। आप अपने पार्टिसिपेंट्स के डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए डेमोग्राफिक टेबल भी डेवलप कर सकते हैं। डिस्क्राइब पर्सनल और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन फॉर ईच पर्सन और साइट इन द रिसर्च। इन अ स्टडी ऑफ द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर्स इन कॉलेज क्लासरूम्स, the researcher described each instructor and his or her primary delivery style in demographic table shown in table 8.2। अब फिर वही बात है कि आप टेबल 8.2 को देखें पेज 256 पर, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि डेमोग्राफिक टेबल किस तरह बनाई जाती है। तो ये 5 मुख्तलिफ तरीके हैं क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के। उसके बाद बात आ जाती है कि रिपोर्टिंग की, कि आपने क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कैसे करना है। तो नैरेटिव डिस्कशन
सबसे बुनियादी तरीका, द प्राइमरी फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ नैरेटिव डिस्कशन। नैरेटिव डिस्कशन क्या होती है? इज अ रिटन पैसेज इन अ क्वालिटेटिव स्टडी इन विच ऑथर समराइज इन डिटेल द फाइंडिंग्स फ्रॉम देयर डाटा एनालिसिस। अपने डाटा एनालिसिस की जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको समरी की शक्ल में, नैरेटिव डिस्कशन की शक्ल में, नरेशन की शक्ल में डिस्क्राइब कर सकता है रिसर्चर अपने रिपोर्टिंग के स्टेप पर आकर। देर इज़ नो, अब बात क्रेसवेल कहता है कि देर इज़ नो सेट फॉर्म फॉर दिस नैरेटिव। नैरेटिव डिस्कशन लिखने का कोई तयशुदा असूल नहीं है, विच कैन वेरी वाइडली फ्रॉम वन स्टडी टू अनदर, और एक स्टडी से दूसरी स्टडी तक बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कोई किस अंदाज में लिखेगा, कोई किस अंदाज में लिखेगा, कोई किस अंदाज में लिखेगा। इसलिए इसका कोई सेट फार्मूला नहीं कि नरेशन आपने किस तरह लिखनी। हर कोई अपनी स्टडी के हिसाब से और अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, एकेडमिक राइटिंग स्किल के हिसाब से हर कोई मुख्तलिफ अंदाज में लिखेगा। कोई हेडिंग की शक्ल में लिख लेगा, कोई पैराग्राफ की शक्ल में लिख लेगा, कोई सेंटेंसेस को इस तरह एडजस्ट करेगा कि कहानी पूरी समझ आ जाए। जिस तरह भी लिखें, लेकिन बात यह है कि बात कन्वे हो जाए रीडर तक। हाउएवर इट इज़ हेल्प, लेकिन जिस तरह भी लिखे, इट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई सम फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म एज शोन इन टेबल 8.3। मुख्तलिफ कोई तयशुदा फार्मूला नहीं है, लेकिन टेबल 8.3 में आपकी बुक के पेज 256 पर कुछ तरीके बताए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इस तरह आप लिख सकते हैं। सेवरल ऑफ दीज फॉर्म्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस। इनमें जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ तरीके बताए, वो पहले भी डिस्कस हुए हैं। जैसे हम डिस्क्रिप्शन डेवलप कर सकते हैं, ये भी नैरेटिव डिस्कशन होती है। डिस्क्रिप्शन डेवलप करना, डिस्क्रिप्शन के ज़रिए भी आप अपनी फाइंडिंग्स को कन्वे कर सकते हैं रीडर के लिए। और ये डिस्क्रिप्शन कैसे डेवलप की जाती है ये हम पढ़ चुके हैं। थीम्स की शक्ल में भी आप अपने फाइंडिंग्स को कन्वे कर सकते हैं। इंटरकनेक्टिंग थीम्स की शक्ल में भी कन्वे कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह हमने अपनी फाइंडिंग्स को कन्वे करना। अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आर रेजिंग क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन भी रेज कर सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ हैं उनकी बुनियाद पर रिसर्चर क्वेश्चन रेज कर सकता है कि फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए। तो ये भी नैरेटिव डिस्कशन का एक तरीका होता है। चैलेंजिंग अजम्पशंस, चैलेंज भी कर सकता है। जो अजम्पशंस उसमें पार्टिसिपेंट के व्यूज़ के ज़रिए आ रही होती है उनको चैलेंज भी कर सकता है रिसर्चर। चैलेंजिंग क्वेश्चन भी पोज कर सकता है बेस्ड ऑन एविडेंस सप्लाइड फ्रॉम बाई पार्टिसिपेंट्स और रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ पार्टिसिपेंट चेंज ड्यूरिंग द रिसर्च। या अपने कमेंट्स, रिफ्लेक्शन कहते हैं अपने कमेंट्स देना और खूबियाँ खामियाँ बयान करना। पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ के बारे में अपने कमेंट्स भी दे सकता है कि इसमें ये पॉजिटिव्स व्यूज़ हैं और ये नेगेटिव व्यूज़ हैं। अपनी रिफ्लेक्शंस दे सकता है, अपने कमेंट्स दे सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं नैरेटिव डिस्कशन लिखने के। लेकिन आखिर में क्रेसवेल कहता है कि योर डिसीजन अबाउट विच फॉर्म और फॉर्म्स टू यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ योर रिसर्च। ये बात जहन में रखनी है आपने। अहम बात यह है कि आपने अपनी स्टडी, अपने रिसर्च प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस को जहन में रखना है और उस पर्पस के मुताबिक डिसीजन होगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखनी है, ये हर स्टडी में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जा सकती। थीम्स कहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं, उन थीम्स को इंटरकनेक्ट करना कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस कहाँ रेज करने हैं, चैलेंज अजम्पशंस को कहाँ चैलेंज करना है या रिफ्लेक्शंस कहाँ देनी है। तो ये फैसला रिसर्चर ने खुद करना है अपनी रिसर्च के पर्पस को सामने रखते हुए और अपनी रिसर्च टाइप, अपने डाटा को टाइप ऑफ डाटा को सामने रखते हुए कि इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं, इंटरव्यू स्टूडेंट्स के हैं, टीचर्स के हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं और पर्पस क्या है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए रिसर्चर खुद फैसला करेगा कि नैरेटिव डिस्कशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म उसने ऑप्ट करनी है अपनी नैरेटिव डिस्कशन लिखने के लिए। और फाइनली जो है कि एलिमेंट्स ऑफ नैरेटिव डिस्कशन, क्रेसवेल ने कुछ एलिमेंट्स बयान किए कि नैरेटिव डिस्कशन की बात तो पहले होगी कि नैरेटिव डिस्कशन की शक्ल में भी आप क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू राइट narrative discussion, following are the elements that should be kept in mind while reporting findings in the form of narrative discussion. Number 1, include dialogue that provides support for themes. जब हमने इंटरव्यूज़ किए होते हैं, जब हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस की होती हैं तो उसमें मुकालमा होता है, यानी सवाल पूछा जाता है, जवाब आता है। तो क्रेसवेल कहता है कि जब हम नैरेटिव डिस्कशन लिखते हैं तो उसमें देखें कि कहाँ आप डायलॉग एज इट इज़ डायलॉग को भी लिख सकते हैं कि जो मुकालमा हुआ आपस में, रिसर्चर ने सवाल किया, आगे से जवाब मिला, तो जो वो मुकालमा आपस में होता है तो उसको भी आप अपने नैरेटिव डिस्कशन में
अपने थीम्स को सपोर्ट करने के लिए मुनासिब मकाम पर, मुनासिब जगहों पर शामिल ज़रूर करें, और ये फैसला रिसर्चर ने खुद करना है कि कौन सा डायलॉग किस जगह शामिल करना है। दूसरी बात भी डायलॉग से रिलेटेड है। स्टेट द डायलॉग इन द पार्टिसिपेंट्स नेटिव लैंग्वेज और इन द रीजनल और एथनिक डायलेक्ट। और क्रेसवेल ये सजेस्ट करता है कि कोशिश करें, बेहतर ये कि डायलॉग जिस ज़ुबान में आपने इंटरव्यू लिया, फोकस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट की, उसी ज़ुबान में एज इट इज़ लिख दें डायलॉग। उसका तर्जमा करने की, ट्रांसलेशन करने की कोशिश न करें। बेहतर है कि उसी ज़ुबान में लिख दें, उसी भी ज़ुबान में लिखें, लेकिन साथ ब्रैकेट में उसका तर्जमा, ट्रांसलेशन ज़रूर दे दें लेकिन असल मुकालमा असल ज़ुबान में लिखें, फिर उसका एम्फेसिस ज़्यादा बेहतर समझ आता है। और तीसरी बात, नैरेटिव डिस्कशन लिखते हुए किस बात का ख्याल करना, यूज़ मेटाफोर्स, यानी सिंबल्स और इमेजेस को यूज़ करें। एज इट इज़ डायरेक्ट वर्डिंग जो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह उसके सिंबल्स, इमेजेस यूज़ करें। तशबीहात और इस्तारा यूज़ करें। एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, रिजेम्बलेंस यूज़ करें। रिपोर्ट कोट्स फ्रॉम इंटरव्यू डाटा और फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले 2 पॉइंट्स में था कि डायलॉग भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चौथा पॉइंट यह है कि आप पार्टिसिपेंट के ओरिजिनल अल्फाज कोटेशन की शक्ल में जो बात उन्होंने कही एज इट इज़, सिर्फ एक सेंटेंस, पहले में है कि मुकालमा पूरा लिखें, 2, 3, 4 बातें कि आपने कहा, उन्होंने जवाब दिया, उसने उसका जवाब दिया, वो मुकालमा पूरा लिखने की बात। यहाँ है कि कोटेशंस की बात है कि जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं रिसर्चर के, पार्टिसिपेंट के, जिससे का आपने इंटरव्यू लिया है, तो उनके कोट्स, ओरिजिनल वर्ड्स भी आप कहीं कहीं एडजस्ट कर सकते हैं नैरेटिव डिस्कशन लिखने के लिए, कि उसने ये बात एज इट इज़ कही। एज इट इज़ अल्फाज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कोटेशन बन जाती है। राइट इन विविड डिटेल्स, रिच डिटेल्स है, जुज़ियात तक दें, क्लियर कट डिटेल्स हों, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। छोटी छोटी बातें भी आप मेंशन करें अपने नैरेटिव डिस्कशन में जहां ज़रूरी हो। और आखिरी बात, स्पेसिफाई टेंशंस एंड कंट्राडिक्शन इन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। अगर कोई पार्टिसिपेंट ये कह रहा है कि मुझे क्लासरूम मैनेजमेंट में इस तरह की टेंशंस होती हैं, या मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट के कंट्राडिक्टरी व्यूज़ आ रहे हैं, एक कहता है कि इस तरह होता है क्लासरूम में, ये मुझे प्रॉब्लम है, दूसरा उसके उलट कहता है, तो इस तरह की टेंशन्स और कंट्राडिक्शंस को भी ज़रूर बयान करें अपने नैरेटिव डिस्कशन में। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो क्रेसवेल ने सजेस्ट किए हैं कि नैरेटिव डिस्कशन लिखते हुए आप अपनी क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हुए नैरेटिव डिस्कशन का तरीका जब आप यूज़ करें तो उसको लिखते हुए इन बातों का ख्याल करें, ताकि आपकी नैरेटिव डिस्कशन जो है ज़्यादा जानदार हो जाए। तो ये आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। इसमें 2 बातें डिस्कस की गई मेन, कि आपने क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को चौथे स्टेप पे आके, जब आपने फाइंडिंग्स, अपने एनालिसिस मुकम्मल कर लिया, अब आपने रिप्रेजेंट करनी, तो अपनी क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को आप रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे और रिपोर्ट किस तरह करेंगे। रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप फिगर की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में, विजुअल डिस्प्लेज की शक्ल में आप अपने क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग का भी मुख्तलिफ तरीके डिस्कस हुआ है, जैसे मेन बात है कि नैरेटिव डिस्कशन की शक्ल में कर सकते हैं। और नैरेटिव डिस्कशन लिखते हुए किन किन बातों का ख्याल करना, क्रेसवेल ने जो रिकमेंड की, ये बातें भी डिस्कस होगी। तो ये आपने इनको डिटेल के साथ, ये नैरेटिव डिस्कशन के जो एलिमेंट्स है डिटेल के साथ अपने बुक से पढ़ने हैं। बुक में इनकी डिटेल एग्जांपल्स के साथ दी हुई है। उसको पढ़ने के बाद फिर आपके जहन में कोई सवाल, कन्फ्यूजन पैदा होती है, तो वो आप सवाल की शक्ल में डिस्कस कर सकते हैं लेक्चर वाले दिन। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली।